देखिए, किसी भी गाने की फॉर्मेशन में उसके लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ लिरिक्स ऐसे होते हैं कि सीधे दिल को छू जाते हैं। आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान हैं वो ऐसे ही लिरिसिस्ट हैं जो अपने जज्बातों को लिरिक्स के जरिए अपने गानों में बयां करते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आते हैं। महारानी सीजन 2 से लेके बहुत सारी फिल्म्स एंड सीरीज में उन्होंने गानों में अपने लिरिक्स दिए हैं और आज हम उनसे ढेर सारी बातें उनकी जर्नी के बारे में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सागर, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब केसरी का बहुत शुक्रिया। जी, तो अभी जो लेटेस्ट काम है आपका जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग, उसी की बात करते हैं, महारानी सीजन 2। तो जो रिव्यूज आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, गाने बड़े लोग पसंद कर रहे हैं, यूट्यूब में आगे उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अ जो वेब सीरीज़ है ये महारानी है, ये ख़ास तौर से इसकी ज़मीन चूँकि यूपी बिहार की, ख़ास तौर से बिहार की है और मैं लोक जीवन से जुड़े हुए गीत लिखना पसंद करता था, शुरू से ही लिखता रहा हूँ। तो मुझे सुभाष कपूर का जब बुलावा आया, मैं उस समय चेन्नई में था, इलैयाराजा के साथ मैं काम कर रहा था। जी। तो सर का मैसेज आया कि वो मिलना चाहते हैं। मैं आया और जब मैंने कहानी सुनी, मैं महारानी सीज़न 1 देख चुका था। तो वो मुझे कहानी बेहद पसंद थी, वो सीरीज़ बहुत पसंद आई थी और ख़ास तौर से उसके डायलॉग मुझे बहुत पसंद थे। हम्म। ज उमा शंकर सिंह ने जो जिसके संवाद लिखे हैं। तो जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला तो मैं चाहता था कि जिस रंग में इसके संवाद है, डायलॉग है, उसी रंग में मेरे गीत आने चाहिए। हाँ। तो अगर आपने कुछ गीत सुने होंगे तो आपको ज़रूर अंदाज़ा लगा होगा जी। कि मैंने मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उसी रंग में रहूँ। जो बिल्कुल बिल्कुल। संवाद की और जो उस ज़मीन का कलर है, उसी को मैंने पकड़ने की कोशिश की है और अभी चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं और इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल रहा है। जी, जी, जी। एक और चीज़ आप बताइए, जैसे आपने आपने कहा कि मैं उसी जो मिट्टी की फ़ील है या जो उसके डायलॉग्स थे, उसमें ही गीत जो है लिखना चाह रहा था। फिर आपने गीत लिखे, एक रंग उनको दिया और उसको जब रोहित शर्मा जी ने अपने म्यूज़िक में कंपोज़ किया है और फिर जब सिंगर्स ने गाया है, उससे एज़ अ लिरिसिस्ट आप कितने संतुष्ट हैं? जी, मैं बिल्कुल म्यूज़िक डायरेक्टर रोहित शर्मा ने तो बहुत ही शानदार काम किया है और हम दोनों का एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन है काम करने का, तो कभी वो धुन पहले बना लेते हैं या लिरिक्स मेरा पहले आ जाता है, तो ऑलमोस्ट जिसको जैमिंग कहते हैं, तो हम गाने बनाते समय हम साथ में ही होते हैं, हुँ। ऑलमोस्ट। और कुछ-कुछ बनाते हुए तो उनकी धुनों से तो मैं बहुत ही मुतासिर, मुतमईन हूँ कि वो बहुत ही अच्छा बना लेते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ, वैसा बन के आ जाता है। और जितने सिंगर हैं, शारदा सिन्हा, मतलब जब हम बड़े हो रहे थे, जब जब हम समझने लायक हुए, तो शारदा सिन्हा की आवाज़ कानों में गई। कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा या जो भी पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया नतिया। तो वो शारदा सिन्हा के गीत, ओम प्रकाश यादव एक बिरहा गायक है, बक्सर के रहने वाले हैं। अ, उनके उनके बिरहा में सुना करता था। मैं बचपन से मैं चूँकि कक्षा 2 से ही मैं गाने, कविताएँ लिख रहा हूँ। हुँ, हुँ। मैं 7वीं क्लास तक आया तो मेरे लिखे गीत रेडियो स्टेशन से गाए जाने लगे थे और अब मेरे इलाके के बड़े-बड़े सिंगर मेरे लिखे गीत गाने लगे थे। तो मैं चाहता था कि मेरे 3 प्रिय उस ज़माने में सिंगर थे, शारदा सिन्हा, ओम प्रकाश यादव और भरत शर्मा। तो तीनों से गवाया गया। एक्चुअली ये मेरी वजह से हुआ। मैंने ही ये नाम सुझाया म्यूज़िक डायरेक्टर को, रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा फिर ये आवाज़ लेकर के गए सुभाष कपूर के पास। हम दोनों साथ में गए और आवाज़ बिल्कुल पसंद कर ली गई। ये भरत शर्मा वाली, चूँकि वो उस समय कहीं प्रोग्राम में थे, शूटिंग में थे और प्रॉपरली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो बात बन नहीं पाई। लेकिन मेरे प्रिय जो सिंगर हैं, इसमें चंदन तिवारी भी हैं, जो लेटेस्ट सिंगर हैं। तो जो मेरे प्रिय सिंगर हैं, वो सब इसमें इस सीरीज़ में आ गए हैं
जिनको मैं चाहता था, और धुन भी वैसी ही बनी है जैसे जिसका मैं ख्वाहिशमंद हूँ। जी, जी, जी। अच्छा, और जैसे भोजपुरी की तरफ आपने कहा कि क्योंकि उस इलाके से आप हैं, यूपी का जो जुड़ा हुआ है बिहार से, तो जी, काफ़ी जी, मैं अ, जी, बलिया से हूँ। बिल्कुल। जी, तो काफ़ी रुझान आपका होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब हम भोजपुरी भाषा की बात करते हैं, तो उसमें ना मिट्टी की एक बड़ी प्यारी-सी खुशबू है। जब लोग बोलते हैं, तो उस बोली में जो गाने हैं वहाँ के ऑथेंटिक, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया? क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो दिल्ली जेएनयू में हुई, तो हिंदी को मूल भाषा अपने गीतों की ना चुन के कि आप भोजपुरी में ही आगे जो है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये वाला डिसीजन आपने कब लिया? जी, एक्चुअली भोजपुरी में ही काम करने का मेरा डिसीज़न नहीं था। मैं तो हिंदी में ही करने आया हूँ, और ऑलमोस्ट आप जितने बड़े सिंगर जानती हैं, जी, भारत-पाकिस्तान के, चाहे मतलब राहत फ़तेह अली खान, आतिफ़ असलम से लेकर के, और अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, जितने बड़े सिंगर आज के दौर के हैं, सबके साथ आपने और काम वो किया। जी, सब मेरे हिंदी गीत गा चुके हैं। जी। बट चूँकि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, तो मैं क्यों ना भोजपुरी में भी बढ़िया काम करके दूँ। आपने अगर बम्बई में काबा सुना होगा हाँ जी, अमिताभ सिंह बिल्कुल। निर्देशन में और मनोज वाजपेयी के साथ, तो मेरा मानना है कि मैंने तो उर्दू में भी मेरा एमफिल का जो स्पेशल पेपर है, वो फैज़ और फिरा की गज़लों का तक़ाबली मुताला मैंने किया है। तो मेरा इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन, और हिंदी लिटरेचर में पीएचडी, और एमफिल में स्पेशल पेपर फैज़ और फिरा की गज़लों का तक़ाबली मुताला। तो मैं उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, मैं तीनों में काम करना चाहता हूँ। जी। आप अगर सुनी होंगी सुधीर मिश्रा की फ़िल्म दासदेव का गाना है, ख्वाबों की दुनिया में हाँ मुकम्मल जी। कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंज़िल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ। तो आप नहीं सोचेंगे कि ये सागर बलिया वाला है, ये फिर जेएनयू वाला है, आपको दिखाई देगा। तो मेरे भीतर वो तीनों है रंग, हिंदी, उर्दू और भोजपुरी का। तो इन तीनों ज़बानों में मैं बेहतरीन काम करने के लिए आया हूँ। जी, तो कम से कम हिंदी की मेरी 15 फ़िल्में रिलीज़्ड हैं, तमाम हिंदी की ही आ रही हैं। बट अगर मुझे मौका मिलता है कि यूपी बिहार की ज़मीन से जुड़ी हुई कोई बात है, कोई चीज़ है, तो मजरू सुल्तानपुरी लाले लाले होठवा से चुड़ेला ललैया होठी रस चुड़ेला, ये मजरू साहब है। मतलब इतना बड़ा गीतकार ये हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का। शैलेंद्र के गीत गंगा मैया हे गंगा मैया तुम्हें तेरी चढ़ेगो, और तमाम आप मगर तीसरी कसम का चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली दुनिया। तो अगर उन्हें बिहार की ज़मीन है, तो वो वैसे ही लेके आते हैं। तो बिल्कुल। अगर हमारे पास ये 3 ज़बानें हैं, तो हम क्यों ना इसमें, अगर वो जगह मिलती है, मौका मिलता है, तो उस मौके को क्यों छोड़ा जाए एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऑल्सो आपकी जो परवरिश रही है या जो आपका माहौल रहा है आपके बड़े होने के ज़माने का, चाहे आपकी वो कहानी है कि आपकी मम्मी और आपकी चाची जो हैं वो जब चावल कूटते समय गीत गाते थे, तो वहाँ से एक रिदम का आटा सेंस, पीस। आटा पीसते हो, तो एक रिदम का सेंस वहाँ से आपको आया है। फिर आपके मोहल्ले इलाके में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जिनको पूरा हिंदू रीति-रिवाज़ों का एक ज्ञान था, तो उसने कितना आपको हेल्प किया है आपको आपके सफर को आगे बढ़ाने में? जी, मतलब मैं समझता हूँ कि जो हमारा परिवेश होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है इंसान को बनाने में। वो ना सिर्फ़ गीतकार, बल्कि किसी भी विधा में हमारा परिवेश बहुत मानीखेज़ होता है। तो ये ख़ास तौर से चूँकि मैं भोजपुरी के गीत लिखता था बचपन में, मैं जेएनयू में पीएचडी तक मैं भोजपुरी लिखा हूँ। मैं हुँ, मुंबई में पहली बार आके, मुझे पहली फ़िल्म मिली थी 2012 में, ये स्टूपिड प्यार, तो पहली बार मैं हिंदी में कुछ लिखा, और मैं जानता नहीं था, मेरे दोस्त भी बोलते थे कि तुम भोजपुरी में बहुत अच्छा लिखते हो। इवन मेरी एक भोजपुरी कविता पे केदारनाथ सिंह ने हिंदुस्तान में आर्टिकल भी मेरे ऊपर लिखी, शहरों में जीवन की लय। मैंने एक कविता पढ़ी थी, काहे कविता, तो उसपे उन्होंने एक आर्टिकल हिंदुस्तान में लिखी थी मेरे ऊपर, और मतलब आप मुझे कहने में शर्म भी आ रही है कि नागार्जुन, त्रिलोचन और करिश्मा रेणु का मतलब लोक जीवन के जो बड़े रचनाकार हैं,
उस फहरिस्त में कहीं मुझे उन्होंने मेरा जिक्र किया है कि जो मिट्टी से जुड़े हुए रचनाकार जी हैं, जी। उसमें मेरा भी नाम शामिल किया है उन्होंने, मेरा जिक्र किया है। तो हमारे गांव में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों हैं। तो मतलब ईसा मसीह पर भी जो फ्राइडे को जो गीत गाए जाते थे कि मरनवा भइले शुक्र दिनवा, तो वो भोजपुरी में ही गीत गा रहे हैं ईसा मसीह के ऊपर। और वहाँ बाइबल भी भोजपुरी में है। मैं भी चूँकि मेथोडिस्ट मिशन स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। जी। मैं क्रिश्चियन स्कूल से मेरी स्कूलिंग है, जो मेरे गाँव का क्रिश्चियन स्कूल है। तो तीनों जो धर्म है, मज़हब है मेरे गाँव में, तो सबका कुछ मिला-जुला है और सब अलग-अलग तरह से गीत गाते हैं। तो ये जैसे मैं 4 भाई हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे दूसरे भाइयों को भी उससे कनेक्टिविटी बने। तो मुझे लगता है कि किसी-किसी का कनेक्शन बन जाता है और बिल्कुल। वो बन जाता है तो वो उससे सीखना शुरू कर देता है। तो बचपन से मेरे गीतों के प्रति जो झुकाव रहा, खास तौर से औरतें ही गीत गाती थी। हम्म। शादी विवाह और तमाम जो तीज त्योहार पर्व, गंगा नहाने जाती थी, तो मैं 50 किलोमीटर दूर, मेरा गांव जो है बलिया शहर से 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं पैदल उनके साथ साथ 50 किलोमीटर बचपन में गया हूँ गंगा नहाने। और वो गुरुचरण मिलेला बड़ी भाग से, मतलब वो सारे गीत मुझे आज भी याद आते हैं। तो मुझे लगता है कि इन इन तमाम ये ये जो माहौल है, जो हाँ। सिचुएशन, जो परिवेश है, इसका मुझे बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और चीज़ है सागर जी कि आपके जो गीत हैं, जो बोल हैं, उनमें जो समाज का एक रिबेलियन है ना, वो बहुत निखर कर आता है। तो उस वो मोटिवेशन आप कहाँ से लेते हैं? आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं कि जो हो रहा है आस-पास उसको देखते हैं, फिर उनको बयाँ कर देते हैं अल्फाजों में? बिल्कुल, मैं तो कहा भी करता हूँ कि मतलब एक तरह से हम जो जिस परिवेश में भी मैं पैदा हुआ, तो एक मेरा संघर्ष वाला परिवेश रहा है। मैं बचपन से ही संघर्ष करता रहा और इतना ज़्यादा किया कि मेरे आस-पास का जो माहौल है, संघर्षरत जो लोग हैं, जो समाज है, उसको मैं बचपन से देखता रहा हूँ। मैं खेतों में काम किया हूँ, खेतों में धान रोपना और जो भी गाँव से जुड़े हुए जो श्रम है, उस श्रम में मैं शामिल रहा हूँ। तो वो तमाम संघर्ष मैंने मिट्टी के देखे हैं, लोगों के देखे हैं। एक-एक पैसे के लिए और कम पैसे के बगैर लापरवाहियों में जाने गई हैं हमारे आस-पास के लोग। तो वो बचपन से एक दृष्टि बन जाती है, एक नज़र तैयार होती है हमारी बचपन से ही। हमें शायद मैं सोचता हूँ कि मैं शहर में पैदा होता तो पता नहीं ये नज़र मुझे मिलती कि नहीं। वो हुँ। ऐसा नहीं है कि जो शहर में पैदा हुए, जैसे साहिल लुधियानवी तो गाँव में नहीं पैदा हुए, वो तो बहुत ही एलीट घर में पैदा हुए हैं। और शैलेंद्र भी कोई गरीब फैमिली में पैदा नहीं हुए हैं। तमाम अच्छे लोग, मजरू साहब, शकील बदायूं, सब लोग बहुत अच्छे परिवेश की पैदाइश है, जावेद अख्तर, गुलजार साहब। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नज़र, लेकिन मैं जिस नज़र से देखता हूँ और शायद मेरे गीतों में जो चीज़ बम्बई में काबा में अगर सुनती है कि सुनी होंगी कि यह समाज में देखा कितना ऊंच-नीच के भेद हवे और उनका खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद है। तो हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे, हम तो झोपड़पट्टी वाला हमरे खोली छुअत बे। हाँ, तो इसमें जो मैं पर्सनल हो जा रहा हूँ, ये दूसरा गीतकार में वो जो चेतना है शायद ही आए। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है, पर काया प्रवेश कहा जाता है राइटर को। साहिर साहब ने औरत को लेकर के, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो साहिर साहब भी जिस तरह से प्रवेश करते हैं, पर काया प्रवेश जो साहिर साहब का है, वो बहुत ही अद्भुत है। जिनसे मतलब मैंने पीएचडी भी साहिर साहब को समर्पित की है। वाह! मैं उनसे इतना मुतासिर रहा हूँ कि उनको अपनी पीएचडी समर्पित की है। और औरत ने जन्म दिया, मर्दों को मर्दों ने उससे बाजार दिया, से ही मेरी पीएचडी शुरू होती है एक्चुअली। समकालीन हिंदी कविता में प्रतिरोध, स्त्री काव्य लेखन के विशेष संदर्भ। तो चाहे स्त्री का विद्रोह है, चाहे दर्द है, चाहे बंधुआ मजदूर, मजदूरों का की जी। जो पीड़ा है, या समाज में का वो हाशिए के लोग जो संघर्ष करते हैं,
और संघर्ष करते करते मर जाते हैं, उनको कोई बचाने नहीं आता है। बगैर गुनाह की सजा भुगतने वाले लोग इस समाज में हैं, जो हम देखते हैं अपनी आंखों से कि हमारी आंखों के सामने वो उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन बगैर गुनाह की सजा उसने जीवन भर भुगता है। हम देखते हैं, आप मैं देखता हूँ, आप देखती हैं कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसको सजाएं मिली है। तो जी। ये तमाम जो समझ और चेतना है, खास तौर से मेरा जो लगभग 1 दशक का जेएनयू का जो वक़्त है, 10 साल हमने जेएनयू में बिताए, वहाँ भी एक अच्छी दृष्टि बनती है हमारी, एक समझ तैयार होती है। जी। वो टुकड़े-टुकड़े गैंग नहीं है जो जो जेएनयू को मैं तो कहता हूँ कि जेएनयू से ज़्यादा कोई देशभक्त नहीं है। उसे हमें देश से, राष्ट्र से प्यार करना सिखाया जाता है और राष्ट्र के हित में सवाल करना सिखाया जाता है। हम हम्म। सवाल करते हैं तो उसपे ये बातें उठती हैं। जी जी, बिल्कुल। और बहुत जिस तरह अच्छा से लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। जी मुझे भी, और जिस तरह से आपने जैसे कहा ना, आपने जो अनुभव किया है और जो आप जिस नजर से समाज को देख रहे हैं उसको आप अपने गीतों में उभारते हैं, और क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका है जो वो सब जी रहा है, इसीलिए आपके जो गीत है ना वो बड़े रिलेटेबल हो जाते हैं सागर जी। जी, हाँ, वो जो बम्बई में कहा में 56,000 कमेंट्स हैं और एक-एक कमेंट्स पे 15-15, 20-20 हज़ार लाइक। जी लोगों बिल्कुल। ने जो अपनी बात रखी है, दिल की बात रखी है, करेक्ट। उसको सुन के तो ये ये अच्छा है कि मैं सोचता था कि भोजपुरी में मैं इतना ये समझदारी वाली बातें कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आएगी क्या? और लेकिन अनुभव सिन्हा ये तो बहुत ही अनुभवी हैं, उनको पता हम्म। था कि मतलब भोजपुरी में उनको करना था, बेस्ट करना था और बहुत ही गंभीर करना था। तो मैं भी खुद से मैं संतुष्ट नहीं था कि मेरी इतनी भारी-भारी बातें भोजपुरी समाज को पसंद आएगी। लेकिन शायद जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे मन में है, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि हम बात करके देखना चाहते थे कि जैसा लिखता है, इसका स्वभाव भी वैसा ही है या सिर्फ़ लिखने के लिए ऐसा लिखता है। हाँ हाँ। तो लोगों को लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही सोचता हूँ और मेरा स्वभाव भी ऐसा है और वही नेचुरल चीज़ें बन के आती हैं मेरी जी। पोएट्री में, मेरी जी रचनाओं में। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैं ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। दूसरों के दिलों तक, इसीलिए सहजता से मैं पहुँचना चाहता हूँ और बिल्कुल मैं मुसलसल उसकी कोशिश कर रहा हूँ। आप पहुंच भी रहे हैं यकीनन। और जिस तरह से आपने सागर जी बताया कि आप मुतासिर हैं साहिर साहब से और उनकी जो उन्होंने लिखा है, बहुत सारी जो यंग जनरेशन है जो लिख रही है, लिखना चाहती है, कुछ बेहतर करना चाहती है, लेकिन ना कहीं एक दिमाग में होता है कि अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि छोटे शहर में रहने वाले लोगों के सपने भी छोटे होते हैं। पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो उसको नकारते हुए अपने सपनों को बड़ा कर रही है, बड़े शहरों की तरफ रुख कर रही है। और जो आपसे मुतासिर होंगे, आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंस और जर्नी है उनसे मुतासिर होंगे, तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही संदेश दूँगा कि मैं जिस गाँव में पैदा हुआ, बलिया शहर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर, जहाँ ना रास्ता है, ना स्कूल्स हैं। हमारा मिशन स्कूल तीसरी क्लास ही तक था। उसके बाद हमें एक नाला होता था जिस पे ताड़ का पेड़ रखा होता था और हमें बहुत ही बैलेंस बना के उस ताड़ गिरे हुए, रखे हुए पुल जैसा बनाया गया था, वो ताड़ का पेड़ रख के उसमें बैलेंस बना के क्रॉस करना होता था। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए भी जो मैंने सपने देखे, मैंने जो सपने बुने, वो मैं कभी छोटा सोचा नहीं। एक्चुअली सच में हम जब बड़ा सोचेंगे, तो ज़रूर वैसा बड़ा होता है। हम्म। मतलब मैं कहता था कि भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊँगा तो मेरी सराउंडिंग में जो लोग थे हँसते थे और बोलते थे क्या फालतू की बातें करते हो और पहले अपने रहने का, खाने का कोई तुम्हारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है और बड़ी-बड़ी बातें करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम समर्पण के साथ किसी चीज़ को चाहते हैं और जब हम चाहने लगते हैं तो हमारे आस-पास के लोग हमसे जुड़ते जाते हैं और हमारी मदद के लिए भी लोग मिलते जाते हैं। जी। तो मैंने सपना देखा और मैं बीएचयू और जेएनयू भारत के 2 टॉप यूनिवर्सिटी में मैं पहुँचा।
और उसके बाद मुंबई आना चाहता था, लेकिन बिना नौकरी के नहीं आना चाहता था। एक्चुअली फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा नहीं था, बिल्कुल ही ज़ीरो था। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेरे से जुड़े हुए मेरा एक 15-16 मेंबरान का परिवार है, तो उसका कमाने वाला भी मैं ही अकेला हूँ। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं उस घर से निकला हूँ तो मैं नौकरी करूँ, पैसे कमाऊँ और सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को, अपने भाइयों को और पूरे परिवार को सँभालूँ, पेरेंट्स को। तो इसीलिए मैं पीएचडी कर गया एक्चुअली, नहीं तो गाना लिखना तो मुझे बचपन से आता था। मैं थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड का होता तो मैं बहुत पहले आ गया होता और शायद मैं और भी बेहतर कर सकता था, लेकिन मैं अपने एक सुरक्षा के लिए तो मैं अपने जो चाहने वाले हैं, मेरे जो गीतकार बनने वाले हैं या जो कला से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी खूब करनी चाहिए। बहुत रेस्टलेसनेस होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। बिना मेहनत के, बगैर बेचैनी और रेस्टलेसनेस के कुछ नहीं होता है। हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना और अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लिए रास्ते देखना, ताकि हम मुंबई में टिक सकें और यहाँ रह कर के काम कर सकें। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। जब हम बहुत परेशानियों में और संघर्ष करते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी पे बहुत असर पड़ता है। जी। तो मेरा बस यही संदेश है कि संदेश क्या कहेंगे, ये है मेरा एक सुझाव है, संदेश थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो भी हाँ, 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 जो भी चाहते हैं वो मेरी तरह से छोटी जगहों से, छोटे गाँव से, छोटे शहरों से निकल कर के और बड़े शहरों में ही उम्मीदें हैं और यहीं पे अपने हम ख्वाबों को मुकम्मल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ज़रूर आना चाहिए बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में। ये जी। सब हमारे उड़ान की सबसे अच्छी जगह हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और यकीनन मुझे लगता है आपने जो बात कही है वो जितने सुनने वाले हैं, जो ऐसी एक अपेक्षा रखते हैं कि वो भी बड़े शहरों में आके अपने सपना पूरा करें, उसे वो ज़रूर अमल में लाएँगे। एंड डॉक्टर सागर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।